मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज जेनिसो इंडिया। दुनिया भर में लाखों बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं, मगर इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी न किसी कमी या दोष के साथ पैदा होते हैं, जैसे आंखों से ना देख पाना, कानों से ना सुन पाना, पैरों से चल ना पाना, और ऐसे ही दिमागी कमजोरी वाले बच्चों से परिवार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। महंगाई और तंगदस्ती की वजह से लोग ऐसे बच्चों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर जिन बच्चों की माँ बाप देखभाल नहीं कर सकते, उम्मीद फाउंडेशन का जिगर है कि 10 से 12 साल से इस तरह के बच्चों को सिर्फ पाल ही नहीं रही बल्कि पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। हमारे दोस्त माशाल्लाह आफाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो स्पेशली आज मुमरा में विज़िट किया उन्होंने, ख़ास तौर पे इन बच्चों से मुलाकात करने के लिए। फिर अब मैं बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट वाला टास्क है। बेसिकली ये स्कूल जो है तकरीबन पिछले 12 साल से हम चला रहे हैं और तकरीबन ये स्कूल में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे पढ़ाते हैं, जिसमें दिमागी माजूर बच्चे भी हैं, यानी जो मेंटली चैलेंज जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, विजुअली इम्पैर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, ये बैच अभी वही है जो देख रहे हैं आप। इसके अलावा हेयरिंग इम्पैर्ड है, जो बोल सुन नहीं सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोकोमोटर यानी जो माजूर है, जिस्मानी माजूर भी है, ऐसे काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल में हैं। तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट ये है सर यहाँ पर कि इनको पढ़ाना एक ऐसा चैलेंजेस है, क्योंकि ये आज पढ़ा और कल भूल जाते हैं। इसमें हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज़ है। बस हमारी हमेशा पूरी कोशिश और हमारे पूरे स्टाफ की कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इसके लिए लगने वाले खर्च कई गुना ज़्यादा है। हम जब भी बड़े लोगों से रुजू करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी ये देखी गई इन बच्चों के ताल्लुक से, उनको लगता है ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस पर खर्च ना किया जाए। इवन यही नहीं, इनके पेरेंट्स की भी निगेटिविटी यही है, इनकी फैमिलीज़ की निगेटिविटी यही है कि ये आउटकम्स कुछ नहीं देंगे या हमें कमा कर कुछ नहीं देंगे, तो इसको इसी हाल में छोड़ दिया जाए, बस इनको 3 वक्त का खाना दे दिया जाए तो इनके लिए काफ़ी है। चूँकि इस फील्ड में मेरी आने की वजह यही थी कि मेरे बड़े भाई का लड़का मेंटली चैलेंज था, जबकि मैं एक IT फील्ड का हूँ। तो मैंने देखा ये डिफ़िकल्टीज इतनी है कि 12 किलोमीटर के दरमियान में एक भी स्कूल नहीं है। तो इसकी शुरुआत की, जब ये इसकी शुरुआत की तो आप देख सकते हैं कि आज 180+ स्टूडेंट हमारे पास है और 70 बच्चे जो हमारे पास में है वो वीकली है, यानी हफ्ते में 2 दिन बुलाते हैं, और उसके अलावा 40 बच्चे अभी भी एडमिशन के मुंतज़र है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो जगह दी हमें ये बहुत शॉर्ट है, नाकाफ़ी है, और एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि महीने का 7 से 8 लाख रुपया कहाँ से एक्सपेंसेस इसको बेयर करें। तो कभी कभी ये महसूस होता है कि बस किसी तरह से चला रहे हैं और वो अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह से हम इसको रन कर रहे हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी पॉजिटिविटी जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेरी बच्ची अभी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, तो इधर स्कूल में डाला था, अभी थोड़ा अच्छी है, थोड़ा सुनती है। इसका जन्म हुआ था तो घर वालों ने क्या कहा था, किस तरह से आपने इसको रिएक्ट किया था कि ये बच्ची देख नहीं पाती, आगे फ्यूचर में क्या कर पाएगी? घर वाले ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया था। हम लोग ऐसे समझ ये भी नहीं करते थे कि ये सुन सकती है, बोल सकती है, कुछ कर सकती है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इधर स्कूल में डाले, उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, वो कुछ लिख सकती है। अभी उसको कुछ भी नहीं आता था, अभी वो थोड़ा थोड़ा लिखती है, खेलती है, कैसे बात करने के इशारों से बात करती है। क्या इसकी कोई चार्जेस फ़ी ली जाती है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से आपको क्या क्या बच्ची को मिलता है? सब मिलते हैं उसको स्कूल में। यही यूनिफॉर्म मिला है, जूते कपड़े मिलते हैं और राशन मिलता है। उसकी कोई चार्जेस है? नहीं, कुछ भी नहीं। कि जो माँ बाप ऐसे बच्चों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो एक बोझ समझते हैं,
आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसे हालात हो चुके हैं देश के कि कमाई नहीं है लोगों के पास, तो ऐसे में इन बच्चों को आप उस लेवल पे ला रहे हैं जो कि बहुत ही एक डिफ़िकल्ट है कि मेन स्ट्रीम में इस तरह के बच्चे कैसे आएंगे। जब वो माँ बाप यहाँ पर लाते हैं तो वो किस सोच से लाते हैं, और जब इनकी ये हालत तुम्हारे वहाँ पढ़ाने के बाद देखते हो तो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सर मैं आपको बताऊं कि इतनी दुआएं देते हैं, मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकता। वो बस यही कहते हैं कि ये उम्मीद एक हमें उम्मीद की तरह नज़र आती है। वो बेचारे पूरे काम छोड़कर यहाँ पर आकर दिन भर बैठते हैं इन बच्चों के साथ में। और ख़ास बात हमारे प्रोसेस ये है उम्मीद का कि हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी कभी कभी खदशा रहता है कि अल्लाह न करे कभी ये स्कूल बंद हो जाए तो इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये टोटल डिपेंडेंट है, क्योंकि फ़ीस तो हमारे यहाँ मॉडल है ही नहीं। 100% ये ज़कात, सदकात और CSR प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ये पैसे आते हैं, तो जिसके ज़रिए हम इसको रन करते हैं। लेकिन जहाँ तक इन बच्चों की बेनिफिट की बात है तो बिल्कुल ये नज़रिया लोगों के दरमियान ऐसा है कि कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए सोचता है, क्योंकि ये रेस में दौड़ने वाले घोड़े नहीं हैं, तो ये समझते हैं कुछ नहीं करेंगे इसलिए पैसा ना खर्च किया जाए। और पेरेंट्स जो बेचारे इस उम्मीद के साथ लाते हैं कि कम से कम ये बच्चे अपना काम खुद कर सके, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनेंगे, लेकिन हमारे स्कूल से पढ़े हुए कुछ कामयाब बच्चों के बारे में बताता हूँ जो इस वक्त B.Ed कर रहे हैं, 100% ब्लाइंड है, वर्ली जाते हैं। 4 बच्चे हमारे रिलायंस मॉल में काम कर रहे हैं, 15,000 सैलरी गेन कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तालीम हासिल करके 12th करके कहीं ना कहीं प्लेस पर है और माँ बाप का सहारा बने हुए कम से कम अपना काम खुद कर रहे हैं। सर मेरा बच्चा पहले गाजी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ कुछ भी नहीं करता था, वो खाली घूमते रहता था। माशाल्लाह अभी उम्मीद में आई हूँ तो इतना उम्मीद आई है कि मेरा बच्चा मतलब 100% में 90% तो अच्छा हुआ है मेरा बच्चा। ये स्कूल से मुझे बहुत हेल्प मिली है और मैं सबको यही गुजारिश करती हूँ कि सब ये स्कूल वालों को हेल्प करें। और ये बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो ये बस का भी इंतज़ाम करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। माशाल्लाह सर कुछ भी प्रॉब्लम रहेंगी आके बोलेंगे तो सब हमारा सॉल्व करते हैं। अब देखो रमज़ान में राशन भी मिला, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर हमको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बस ये गुजारिश है कि ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें सब जन, क्योंकि यहाँ फ़ीस नहीं ले जाती है। अब हमारी इतनी कंडीशन ही है कि ये बच्चों को हम फिजियो स्पीच के लिए पैसे डाल सकें, यहाँ सब फ्री में है। इसलिए सब जन ये स्कूल को हेल्प करें पैसों की और बस भी चालू करें, यही उम्मीद है मुझे। सर सबसे पहले हम उनका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चा कितना हद तक मतलब हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। असेसमेंट होता है, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसका IP हम बनाते हैं, जो साल में हम जो गोल सिलेक्ट करते हैं, फिर थ्रू 1 बाय 1 उस गोल पर हम काम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे जो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, पहले तो हम उनको बैठना सिखाते हैं। ऐसे तो बच्चा बैठता नहीं है, हम उनको है ना एक्टिविटीज़ देते हैं। वेरियस हमारे पास टीचिंग मटेरियल्स हैं, फाइन मोटर के हैं, ग्रॉस मोटर के हैं, सेंसरी के हैं, वो सब हम देकर उनको धीरे धीरे बैठना सिखाते हैं। फिर उसके आगे हम एजुकेशन की तरफ चलते हैं। कैसा था जब स्कूल इस उम्मीद में आने से पहले क्या था और अब उम्मीद में आने के बाद कितना फ़र्क महसूस हुआ? वो पहले चल नहीं पाता था, बात नहीं करता था, अभी फिजियोथेरेपी से थोड़ा अच्छा हो गया। अभी खुद से पकड़ पकड़ के चल रहा है और बात करने की कोशिश करता है। कितना फ़र्क मिला है? बहुत फ़र्क आया है उसमें, थोड़ा बच्चों में आ रहा है तो समझ रहा है थोड़ा कैसे रहता है क्या है थोड़ा। जब ये घर पर उम्मीद आने से पहले जो है क्या कितना डर था फैमिली में कि बच्चा क्या कर पाए नहीं कर पाए, कैसे इसको चलाएंगे फिराएंगे, कैसे इसकी दूसरी चीज़ों को पूरी करेंगे? हाँ चलने का वही सबको था कि ये चलेगा नहीं चलेगा कभी, लेकिन अभी यहाँ पे स्कूल में आके थोड़ा फिजियोथेरेपी से थोड़ा सुधार आ गया है उसमें। थोड़ा सुधार आया? मतलब हाँ अच्छा खासा आया है, चल रहा है वो पकड़ पकड़ के तो चल रहा है। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे पास 11 बच्चे और आफ्टरनून में मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ, जिसमें बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हैं, ADHD के बच्चे हैं, बिहेवियर इश्यूज़ के बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं हैंडल करती हूँ 1-to-1 सेशन में। क्योंकि ग्रुप सेशन में ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाते हैं, नहीं अटेंशन रहता है बच्चों का। तो 1-to-1 सेशन में क्या होता है, हैंडल होते हैं बच्चे, अटेंशन देते बच्चे और सुधारना भी बहुत आती है बच्चों में। क्योंकि एक टीचर और एक बच्चा बैठकर जितना हो सकता है उतना क्लासरूम में एक ग्रुप सेशन में बच्चा इतना हैंडल नहीं होता, क्योंकि हाइपर हो जाता है बच्चा। हाइपर होने से भी बच्चा दूसरे को मारने लगता है, चीज़ें फेंकता है, सब सामान मस्ती करना, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं बच्चे। बहुत सारी माएँ जिनके ऐसे डिसेबल बच्चे हैं वो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती और एज अ टीचर आपको इतने सारे बच्चों को संभालना पड़ता है, तो क्या कोई दिक्कत आती है? हाँ
परेशानियाँ तो बहुत आती है, तो जैसे हमें परेशानी उस तरह से हम सॉल्व भी करते उस प्रॉब्लम को। पेरेंट्स को भी, हाँ, स्टार्टिंग में मेरे पास बच्चा आ रहा था, इतना हाइपर था वो बच्चा कि क्लास में आने के लिए भी इतना रेडी नहीं था वो बच्चा। क्लास में आते इतना ज़ोर से चिल्लाना, मतलब अलग अलग बिहेवियर्स उसके दिखना। तो फिर पेरेंट्स को भी बिठाया, मैंने समझाया, देखिए आप इसके साथ ये सारी एक्टिविटी लीजिए घर पे बिठा कर उसको, हम भी करेंगे आप भी करेंगे, तो बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। दोनों साथ में हम करेंगे तो बच्चों को यहाँ पर स्पीच थेरेपी भी दी जाती है, फिर फिजियो भी दी जाती है, 1-to-1 सेशन भी दी जाती है, क्लासरूम भी अटेंड होते हैं, तो इससे बच्चों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। एक डिवाइस है जो हम अपने सिलेबस की पढ़ाई ऑडियो सोर्स में पढ़ते हैं या हेडफोन लगा के, जैसे कि ये देखिए Chapter number 1 computer docx file ये कंप्यूटर का चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ खोल के रखा था, तब मैं इसको opening file ओपन Please करूँगा। wait. A computer is an electronic machine. इसमें मतलब जैसे ये हमें कोड के हिसाब से, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि अभी इसमें मेरा है कंप्यूटर है और दूसरे सब्जेक्ट्स है 12 के, तो वो सब उसमें होता है, तो हमारे इसमें नंबर होते हैं लिखे हुए। तो बराबर समझ में आता है? हाँ, मतलब जैसे जो हमारा जैसे कोड नंबर है 469, तो मैं हमारे सर को बोलता हूँ मेरा 469 है, तो वो हमें निकाल के दे देते हैं। इस तरह के जो एजुकेशन बच्चों को मिल रहे हैं, ये क्या पूरे रात दिन यहीं पर होते रहते हैं या अपने घर भी जा पाते हैं? सर ये डे केयर सेंटर है, ये सुबह से आते हैं, यानी बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि 2 शिफ्ट में हम लोग स्कूल चलाते हैं। अब हमारी कोशिश है कि एक रेसिडेंट स्कूल बनाया जाए, लेकिन ये सोच कर खामोश हो जाते हैं क्योंकि इसी को हम कवर नहीं कर पा रहे, जबकि रेसिडेंट के लिए बहुत ज़्यादा तकाजे हैं। पूरे महाराष्ट्र से हमको कॉल्स आते हैं कि सर रहने का कोई इंतज़ाम हो जाए इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे इतने ज़्यादा घरों पर बोझ है, क्योंकि कुछ के वालिदैन की डेथ हो चुकी है, पेरेंट्स यानी जिसकी कोविड की वजह से, कुछ ऑलरेडी ये माजूरी की वजह से छोड़ कर जा चुके हैं, यानी वालिद जो है, बच्चा अगर माजूर हो गया तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, लेफ्ट कर चुके हैं। ऐसे कई केसेस हैं कि एक घर में 3 से 4 जायद बाप यानी स्पेशल बच्चे भी मौजूद है, तो कोई भी इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इनकी इवन अपनी खुद की फैमिली, अपने उनके खुद के रिश्तेदार, वो भी उनको देखने को तैयार नहीं है। बस हमारी ये कोशिश है कि किसी तरह से इनको कैपेबल बनाया जाए, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इन्हें इस काबिल बनाया जाए कि अपना काम खुद कर सके। यही माँ बाप हमें कहते हैं, ख़ासतौर पे बेचारे वालिदा जो मदर लोग आते हैं, अगर आप उनसे मिले तो उनका सर ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा, वो कहते हैं कि बस सर अगर ये कम से कम खुद से ही खाना खा ले, खुद से ही कपड़े चेंज कर ले, तो यही हमारे लिए कामयाबी की बात है। ये मेरा बेटा है, स्कूल में आने से पहले एकदम ही जैसे बच्चे हैं ना सो के रहते थे, पर ये स्कूल में आने पे इतनी इसके अंदर चेंजिंग आई तो आज ये भागता है। सब चीज़ यहाँ पे मुझे फ्री में होता है, इसका स्पीच फिजियो सब कुछ, बहुत हेल्प मिलती है मुझे स्कूल से। सर मेरा नाम पंडितनाथ धनगवी, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे हमारे 3 डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं, एक विजुअल इम्पायरमेंट, हेयरिंग इम्पायरमेंट और फिजिकली इम्पायरमेंट, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल उसे कहा जाता है। और यहाँ पे सर टोटल 180 बच्चे हैं, जिसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी, ये तो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताया, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, कोई किसी को एपिलेप्टी का प्रॉब्लम है, कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई ऑटिज्म बच्चा है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को हम फॉलो करते हैं। जो गवर्नमेंट ने 21 कैटेगरी बताई है और हर कैटेगरी को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, ताकि इन बच्चों को बाहर देखा जाए तो उनको एजुकेशन देने के लिए जो नॉर्मल स्कूल है उनको अवॉइड करते हैं कि ऐसा बच्चा है तो उसको हम कैसे एजुकेशन दें। अगर कोई बिल्डिंग की स्कूल है तो उसको आगे अगर 3rd पे 4th क्लास में कोई रहेगा या फ्लोर पे रहेगा तो उनको हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यू जो पेरेंट्स हमारे पास यहाँ पे लेके आते हैं, तो उनका हम हल जो उनका रहता है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं, ताकि ऐसे बच्चों का अगर उनको एजुकेशन नहीं मिला तो उनका जो आगे का फ्यूचर है बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और टोटली एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना उनसे कोई चार्ज लेते हैं, जो भी एजुकेशन पूरा उनको फ्री में दिया जाता है। दो पढ़ते हैं, एक 7 साल की है, एक 6 साल की है। तो दोनों में प्रॉब्लम है? हाँ, सुनने और बोलने का। तो ऐसे 2 बच्चों को आप घर में रखते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, कितने परेशानी होती है परिवार को? सुन नहीं सकते तो उनको बात कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं। तो यहाँ स्कूल में आए तो इशारे में सब समझते हैं, करते हैं। तो आपको भी इशारा सिखाया जाता है? नहीं, और पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत सीख के लेते हैं हम लोग भी। घर पे जाने के बाद इन बच्चों से ऐसे बात की जाए? हाँ, वैसे ही बात करते हैं। तो कितना फ़र्क मिला आपको स्कूल में आने से पहले और घर में, कितना फ़र्क लगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया।
मतलब कुछ पढ़ नहीं सकते थे, कुछ नहीं, तो अभी इशारे में सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब करते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम ही फैमिली चार नहीं तीन है, 3 बच्चे हैं, हम 2 जन। आदमी क्या काम करते हैं? आदमी खिलौने की दुकान में काम करते हैं। क्या इतना पैसा कमा लेते कि घर चल जाए? नहीं, तो फिर कैसे होता है? ऐसे चला देते हैं। 9,000 पगार है तो 4,500 भाड़ा है, वो ऐसा चल जाता है कैसे भी करके। क्या उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से राशन वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है ना। बच्चों की फीस ली जाती है? नहीं। तो क्या उम्मीद की तरफ से आपको ज़्यादा उम्मीद है? हाँ। हमने देखा है कि यहाँ पर जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए टीचर भी उसी तरह के हैं, और जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी टीचर वैसे हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है, कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से समझाएंगे। सर देखिए, ये जो हेयरिंग इम्पायरमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो टीचर्स है वो डेफ एंड डम है, एक टीचर्स, और एक टोटली वो ठीक है, नॉर्मल है। पर जो डेफ एंड डम है उनका ये हमारा मकसद है कि ये बचपन से वो साइन लैंग्वेज सीखते आए हैं, उनको हर वर्ड्स का साइंस मालूम है। अगर हम दूसरा टीचर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो वो डिप्लोमा करते हैं, तब वो जाके साइन लैंग्वेज सीखते हैं। पर ये जो टीचर है बचपन से डेफ एंड डम होते हैं, उनको पहले से वो साइन लैंग्वेज की जानकारी होती है। तो इसके लिए हमने ऐसे टीचर को अपॉइंटमेंट किया है ताकि उन बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके जो छोटे छोटे नीड है, उनके छोटे छोटे जो वर्ड्स है जो उनको समझ में आने चाहिए, जो सोशल स्किल में है, इंडिविजुअल स्किल में, घर में जो उनको कहना चाहिए, पेरेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके साथ कैसा करना चाहिए, तो वो सब की ट्रेनिंग जो हमारे टीचर्स है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमने ये भी हमारा मकसद कि वो हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए तो हमारे वो बेस्ट है, ताकि ऐसे टीचर की हमें बहुत सारी ज़रूरत है ताकि उन बच्चों को पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करें। और दूसरा डिपार्टमेंट है विजुअल इम्पायरमेंट। वो पेरेंट ऐसे टीचर ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ब्लाइंड है, तो उनको अपने घर में कैसा रहना चाहिए, बाहर जाना तो कैसे वो इस्तेमाल, स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, एजुकेशन लिया है तो उनमें क्या डिफ़िकल्टी आई, तो ये सारा का वो पहले से उनको मालूम हुआ है। तो वही जो उन्होंने जो सहन किया है, वो तकलीफ उन्होंने देखी है, तो वो जो डेफ एंड ब्लाइंड बच्चे उनमें नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ऐसे टीचर का उन्हें अपॉइंट किया कि वो पूरा उनको ब्रेल लिपि का गाइड करे और अच्छे से एजुकेशन दे और साथ में मोबाइलिटी उनको प्रोवाइड करें। जहां उम्मीद फाउंडेशन सभी लोगों की मदद करती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर ईद में ये अपना कपड़ों का एक बाज़ार भी लगाते हैं, जिसमें जो लोग अपने कपड़ों को यहाँ पर आके डोनेट करना चाहे वो डोनेट भी कर सकते हैं, और जिनके पास ईद में पहनने लायक कपड़े नहीं हैं वो यहाँ से अपनी पसंद के कपड़े, चप्पल, जूते वो यहाँ से ले जा सकते हैं और अपनी ईद को में 4 चांद लगा सकते हैं। कुछ मेंबर यहाँ हमारे साथ मौजूद है, ये इससे जानते हैं कि ये उम्मीद बाज़ार क्या है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है, क्यों आप करते हैं और इससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचता है। और उम्मीद बाज़ार हमारे यहाँ पे इसलिए लगता है कि जिनको कपड़े चाहिए वो कपड़े बाकायदा फ्री में लेके जाते हैं, और हम लोग ऐलान इस तरीके से करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा है और ज़्यादा होने के साथ में जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पे लाके दे सकते हैं, ताकि जिनको ज़रूरत है वो लेके जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 10 टेबल लगे हुए हैं और ईद के लिए यहाँ पे ज़रूरतमंद जो आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लेके चले जाते हैं। सारी काफ़ी भीड़ हो जाती है और ये बाकायदा बोल के जाते हैं कि ये कपड़े हमें काम आए, ईद के लिए हो या और भी दिन हो, ये कपड़े हम यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छा लगता है। और ये जो उम्मीद बाज़ार है ये हर रमज़ान में 10 दिन के लिए लगाया जाता है, और इस बार हम लोग शायद ज़्यादा ही लगाएंगे। तो इसके लिए ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ऐसे कपड़े होते हैं जो अच्छे खासे होते हैं और वो इस्तेमाल करके उनके जी भर जाते हैं। बड़े लोग हैं कि जो 2-4 बार पहन लिया जी भर गया, लोग ऐसे लोग भी कपड़े ला कर देते हैं। और कपड़े के अलावा सिर्फ कपड़े ही नहीं होते हैं, कपड़े के अलावा कुछ घरेलू सामान होते हैं, बर्तन होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं। और बच्चों के खिलौने जब आते हैं तो जब गरीबों के बच्चे आते हैं और खिलौनों को देखकर बिल्कुल टूट पड़ते हैं बच्चे पे, तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो बहुत अच्छी लगती है उस वक्त। तो ऐसी खुशियों के लिए कुछ लोग जो ला के हम लोगों को यहाँ पे देते हैं। अभी देखो कुछ लोग इस्तेमाल शुदा कपड़े भी लाते हैं लेकिन साफ़ सुथरे लाते हैं। उसके अलावा यहाँ लाने के बाद भी हमारे कारिंदे जो हैं, हमारे उसके जो अरकान हैं, बैठ के खालाएँ जो हमारी स्कूल की है, बैठ के उसको छांटती है, देखती है अच्छा कपड़ा इस्तेमाल के लायक है, पहनने के लायक है, उनको इस टेबलों पे लगाया जाता है। और ये टेबलों पे लोग आते हैं, गरीब किस्म के लोग आते हैं, मोतदल टाइप के भी लोग आते हैं और कपड़े ले के उठा कर ले जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इनमें कपड़ों के अलावा का जूते चप्पल भी हैं, स्कूल के बैग हैं,
स्कूल की किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ लोग लाते हैं और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग नए नए भी, देखो एक लॉट आया इधर बाजू की करीब की दुकान है, उसने सारे नए कपड़े, कुर्ते, पैंट, शर्ट ला कर दिए और वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब ये लोग ईद के लिए ऐसे नए कपड़े उनको मुफ्त में मिल जाएंगे तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी होगी। ऐसी खुशी लाने के तो लिए ये उम्मीद फाउंडेशन जो है हर तरह से लोगों की उम्मीद बनना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, नकाब भी हैं। जो लोग गरीब बच्चे जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो ईद में नकाब हो, ड्रेस हो, कपड़े हो, जिस तरह का भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो इन तमाम चीज़ों को यहाँ से आके मुफ्त ले जाते हैं। ना ही कोई पूछने वाला है, ना ही कोई देखने वाला है। वो आए, ऐसे अपने कपड़े को पसंद करे और अपने बैग में रखे और लेके चले जाए। और यहाँ कोई पाबंदी भी नहीं है कि वो 1 लेके जाता है, 2 लेके जाता है, 3 लेके जाता है या 10 लेके जाता है। वो लेके जा सकता है, अपने नन्हे बच्चे के लिए ले जा सकता है, खुद के लिए ले जा सकता है। और मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, कि अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो खुदारा उम्मीद तक पहुँचाए, ताकि उससे गरीब बच्चे और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो इस्तेमाल कर सकें। खिदमात के लिए क्या आप लोगों से, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है, क्या लोगों से किसी तरह की कोई अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको ये दिक्कतें आ रही है, इनमें लोग भी आपका साथ दें? सर, मैं आपके चैनल के ज़रिए स्पेशली तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि सर ये माज़ूरीन के लिए, अगर आप कुरान में देखें तो इतना बड़ा इनके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करके रखा है अल्लाह ताला ने, कि मैं समझता हूँ कि ये 100% ज़कात के मुस्तहिक है। अगर इनकी एजुकेशन पे खर्च किया जाए, इनकी यानी इनके कपड़ों पर खर्च किया जाए, इनके जो है हेल्थ पर खर्च किया जाए, तो सर ये वो बच्चे ना बोल सकते, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये अल्लाह के वो एक मखलूक है जिसे दुआ करते ही जो है हमारे काम भी हो जाते हैं। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से ये गुजारिश करूँगा कि उम्मीद ही नहीं, ऐसे जितने भी आपके अतराफ़ में अगर ऐसे स्पेशल बच्चे आपको नज़र आए, चाहे उसको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे उसे एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उसका भरपूर ताउन करे और उम्मीद को भी ताउन करे, ताकि अभी भी जो बच्चे पूरे वेटिंग्स पे हमारे पास मुंतज़र है एडमिशन्स के, अगर ये हमारा नज़्म आने वाले साल के लिए बेहतर तरीके से हो जाता है तो इंशाल्लाह ऐसे तमाम बच्चों को कैटर करके हम इनको आसानी के साथ एजुकेशन दे पाएंगे, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। सर, समाज में ऐसे बच्चों का क्या होगा अगर माता पिता इन्हें बोझ समझेंगे और कोई संस्था जब इसे संभालेगी तो वो कैसे इन्हें संभाल सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि लोग जो है आज ऐसे भी मौजूद हैं जो कहीं पर डोनेशन देते हैं या ज़कात फ़ितरा अपना देते हैं, तो वो अपना कॉलर टाइट करने के लिए या फिर वो अपना नाम करने के लिए ऐसी जगह पे पैसा देते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बच्चे ज़्यादा मुस्तहिक है, ये बच्चे ज़्यादा हकदार हैं। उन तमाम लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो आप खुद आए, यहाँ पर इन बच्चों को देखें, इनके माता पिता से मिलें और अगर आपको लगता है तो ही इन बच्चों की मदद करें। लेकिन ज़रूर इन बच्चों की मदद करने के लिए आप सोचें, जहां आप 100 देते हैं यहाँ आकर आप 10 या 20 दे दें, ताकि इन बच्चों का पेट चल सके, इन्हें एजुकेशन मिल सके, इन्हें शिक्षा मिल सके। उम्मीद का शायद नाम ही इसीलिए रखा जाए कि लोगों के अंदर एक उम्मीद जगे। जो बच्चे उनके डिसेबल हैं, जो बच्चे उनके अनम्यूट है, जो बच्चे उनके देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, इन तमाम लोगों को पढ़ने में, चलने में एक उम्मीद मिले और वो अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और माँ बाप का साथ दे सके। शायद इसीलिए इसका नाम उम्मीद फाउंडेशन रखा गया है और हज़ारों की उम्मीद यहाँ पर लगी हुई है और उनको उनकी उम्मीद से भी बढ़कर यहाँ मिल रहा है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।